झनक और ऋषि की जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से कोई भी रास्ता सीधा नहीं निकल रहा था। गांव के लोगों ने जो देख लिया था, उसका असर उनकी सोच पर ऐसा हुआ कि किसी की भी सफाई या दलील उनके फैसले को नहीं बदल सकी। एक तरफ जहां ऋषि अपनी जिंदगी के अपने फैसलों के लिए लड़ रहा था, वहीं झनक भी खुद को एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रही थी जहां उसकी मर्जी का कोई महत्व नहीं रह गया था। गांव के लोग आंखों देखे पर यकीन कर बैठे थे और उनके लिए अब झनक और ऋषि की शादी ही इज्जत बचाने का एकमात्र तरीका बन चुकी थी। ऋषि की हालत उस पंछी की तरह थी जिसे पिंजरे में कैद किया जा रहा हो और वह पूरे जोर से अपने पंख फड़फड़ाकर आजादी की गुहार कर रहा हो। वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। वहीं दूसरी ओर झनक भी भीड़ के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। उसने भी कोशिश की लोगों को समझाने की। उसने कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं और ऋषि एक ही कमरे में थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मौसम बहुत खराब था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली गिर रही थी और उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे उस कमरे में रुकने को कहा था। हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं। प्लीज हमें मजबूर मत कीजिए जबरदस्ती शादी के लिए। ये अन्याय है, लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ बातों की बाजीगरी थी। उनके लिए जो दिखा वही सच था। ऋषि की चिल्लाहट और झनक की विनती हवा में गुम हो रही थी। भीड़ में किसी ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है, अब यह शादी तो होकर ही रहेगी। चाहे ऋषि माने या ना माने, वहां मौजूद लोग एक सुर में बोल रहे थे कि यह शादी गांव की इज्जत का सवाल है और कोई भी इसे अपमानित करने का हकदार नहीं है। किसी ने ढोल मंगवा लिए, किसी ने पंडित को बुलाने की बात कही, तो कोई मंडप सजाने की तैयारी में लग गया। ऋषि को चारों ओर से घेर लिया गया था, जैसे वह किसी अपराध का दोषी हो और यह शादी उसकी सजा। वह बौखलाया, कभी अपनी घड़ी देखता, कभी अपने फोन की स्क्रीन पर निगाह डालता, उम्मीद करता कि कोई चमत्कार हो और वह इस हालात से निकल पाए। इसी बीच झनक को भी एक कमरे में ले जाकर उसे तैयार होने के लिए कहा गया। वह थरथरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह लगातार कह रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब हो रहा है, लेकिन गांव वालों के लिए उसकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी। उनके लिए झनक सिर्फ एक लड़की थी जिसकी वजह से गांव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और अब उसे ही इसका भार उठाना होगा। तभी खबर किसी तरह नूतन तक पहुंचती है। जब नूतन को यह जानकारी मिलती है कि ऋषि की जबरदस्ती शादी झनक से करवाई जा रही है, तो वह सकते में आ जाती है। उसका पहला रिएक्शन होता है अविश्वास। ऐसा कैसे हो सकता है, वह खुद से सवाल करती है। वह जानती है कि ऋषि इस तरह का लड़का नहीं है जो किसी पर अपनी मर्जी थोपे या ऐसे हालात में चुपचाप शादी कर ले। नूतन के दिमाग में तुरंत झनक की छवि घूम जाती है, वह लड़की जिसे उसने शुरू में बहुत गलत समझा था लेकिन धीरे धीरे उसके गुणों को पहचान पाई थी। अब जब उसे पता चलता है कि गांव वाले ऋषि और झनक की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो उसके अंदर एक बेचैनी दौड़ जाती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश करती है। पर क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? क्या ऋषि और झनक के बीच वह बंधन बन जाएगा जिसे न तो उन्होंने चाहा और न ही चुना? इस बीच ऋषि की आंखें झनक की तरफ जाती हैं, जो एक कोने में सहमी हुई बैठी है। उनकी निगाहें टकराती हैं और उस पल में एक खामोश संवाद होता है। दोनों की आंखों में सवाल है, दर्द है, अस्वीकार है, लेकिन सबसे ज्यादा एक उम्मीद है, शायद कोई उन्हें बचा ले। गांव वाले जैसे अंधी भीड़ की तरह आगे बढ़ रहे थे, किसी की सुनने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी धारणा को सच साबित करने के लिए। एक और ढोल की आवाज तेज हो रही थी, फूलों से मंडप सजाया जा रहा था और दूसरी ओर झनक और ऋषि के मन में डर और असहमति की आंधी चल रही थी। यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह दो इंसानों की जिंदगी पर जबरन लादा गया फैसला था। पर क्या गांव वालों का फैसला आखिरी होगा? क्या नूतन वक्त रहते पहुंच पाएगी?
या फिर इस रिश्ते की शुरुआत ही जबरदस्ती के आधार पर होगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सेकंड अहम था, हर भाव निर्णायक। नूतन उस भीड़ के बीच खड़ी थी, जहां आवाजें तेज थी, फैसले एक तरफा और इंसानियत जैसे कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार सभी के हाथ जोड़ रही थी, सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। लेकिन उसकी आवाज उस भीड़ में गुम हो रही थी, जैसे कोई टूटे हुए वादे की चीख हो जिसे सुनने वाला कोई न हो। उस वक्त नूतन की आंखों के सामने एक के बाद एक पुराने मंजर तैरने लगे। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी अपनी जिंदगी पर भी ऐसा ही एक फैसला जबरदस्ती थोपा गया था। वो भी एक दिन था जब अनिरुद्ध के साथ उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के करवा दी गई थी। नूतन ने भी तब सबको समझाने की कोशिश की थी, वो भी उस दिन खूब चिल्लाई थी, रोई थी, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसका वह दर्द अब फिर से ताजा हो गया था। आज वही त्रासदी वह अपनी बेटी के साथ होते हुए देख रही थी। उसने खुद उस अनचाहे रिश्ते का भार झेला था। वह जानती थी कि जबरदस्ती की शादी सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं, बल्कि आत्मा तक को तोड़ देती है। नूतन और अनिरुद्ध की जिंदगी कभी भी पटरी पर नहीं आ सकी थी, क्योंकि शुरुआत ही बंधन से नहीं, बंदिश से हुई थी। अब जब उसने देखा कि उसकी बेटी झनक के साथ वही सब दोहराया जा रहा है, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वह जानती थी कि झनक की जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। उसे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन अगर यह शादी हो गई, तो वह भी उसी दलदल में धंस जाएगी जिसमें कभी नूतन धंसी थी। उसे भी फिर नौकरानी बनकर किसी के घर में काम करना पड़ेगा, अपने सपनों को त्याग कर किसी और की मर्जी से जीना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक समय झनक को कोलकाता जाना पड़ा था, जहां उसने एक तथाकथित रईस परिवार की नौकरानी बनकर सब कुछ सहा था। उसकी शिक्षा, आत्मसम्मान, आजादी सब कुछ उस समय छीन लिया गया था। नूतन के सामने वो सब फिर से ताजा हो गया, जैसे पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उसकी आंखें बार बार झनक के मासूम चेहरे पर टिक जाती, जिसमें अब डर, असहायता और आंसुओं की परतें थी। झनक उसकी अपनी ही परछाई बनती जा रही थी, वही मजबूरी, वही चुप्पी, वही दर्द। और यह सब देखने के बाद नूतन ने ठान लिया कि वह कुछ भी करके इस शादी को रुकवाएगी। वह एक एक गांव वाले से विनती करने लगी, उन्हें अपनी बीती कहानी सुनाने लगी, कहने लगी, मैं भी एक माँ हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी मेरे जैसी हो जाए। पर गांव वाले अपनी ही जिद पर अड़े हुए थे। उनके लिए यह शादी सिर्फ एक संस्कार नहीं, एक सामाजिक सजा थी, जो उन्होंने अपने नजरिए से तय की थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो देखा वही सच है और अब उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। नूतन का रोना, उसकी गुहार, सब उन्हें एक कमजोर और भावुक माँ की बात लग रही थी, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि वह एक और जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाह रही थी। उसे याद आया कैसे झनक को पहले भी सिर्फ एक गलती की सजा के तौर पर अनिरुद्ध के साथ बांध दिया गया था। फिर कैसे हालात ने उसे कोलकाता पहुंचा दिया और वहां उसने क्या क्या सहा। झनक की आत्मा तक झुलस गई थी उन बीते वर्षों में। उसने खुद को खत्म होते देखा था, लेकिन फिर भी जीने की कोशिश की थी। और अब फिर एक वैसी ही साजिश, वही मजबूरी उसकी आंखों के सामने दोबारा खड़ी हो गई थी। बस किरदार बदले थे, कहानी वही थी। नूतन अब और नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसी दर्द की दलदल में फंस जाए। वह ऋषि को जानती थी, एक अच्छा लड़का, लेकिन मजबूरी में फंसा हुआ। उसे भी किसी और से प्यार था, उसका भी सपना था एक अलग जिंदगी का। और झनक को लेकर उसका कोई गलत इरादा नहीं था। इसलिए यह शादी दोनों के लिए एक जिंदगी भर की सजा बन सकती थी। नूतन ने यह भी जान लिया था कि अगर यह शादी हो गई, तो उसकी बेटी सिर्फ एक नाम के रिश्ते में कैद हो जाएगी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें न प्यार होगा, न समझदारी और न ही कोई भरोसा। इस स्थिति में हर पल झनक की तकदीर बदल सकता था। नूतन को अब भी उम्मीद थी कि शायद कोई सुन ले, शायद कोई समझ जाए कि यह जिद,
यह परंपरा किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन हालात ऐसे थे कि मानो किस्मत फिर से वही कहानी दोहराने को तैयार बैठी हो। और शायद यही वो वजह थी कि नूतन का दिल बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, मत दोहराओ मेरी गलती को, मत बनाओ मेरी बेटी को मेरी तरह बंधुआ। सवाल यह नहीं था कि शादी होगी या नहीं, सवाल यह था कि क्या दो जिंदगियों को सिर्फ समाज के दिखावे के लिए कुर्बान किया जाएगा? क्या किसी और की इज्जत के नाम पर झनक को फिर से खुद को मिटाना होगा? या फिर नूतन की लड़ाई रंग लाएगी और कहानी उस मोड़ पर मुड़ेगी जहां बेटी की जिंदगी मां की जैसी नहीं बल्कि उससे बेहतर होगी? और अब सबकी निगाहें एक और टिक गई थी। नूतन की आवाज में जो दर्द था, क्या वह पत्थर दिलों को पिघला पाएगा? क्या भीड़ की सोच बदलेगी? या फिर झनक की तकदीर फिर से किसी और के फैसले की मोहताज बन जाएगी? यही वो लम्हा था जहां से कहानी के अगले अध्याय की दिशा तय होनी थी।